गुड आफ्टरनून। आज का हमारा विषय है शिष्टाचार एवं व्यवहार कौशल। इससे पहले कि हम आज के इस विषय पर चर्चा आरंभ करें, मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त सा परिचय आप सबसे हो जाए। मैंने इस विभाग में वर्ष 1985 में सहायक अभियंता के पद पर योगदान किया था। 2008 में मुझे अधिशासी अभियंता के पद पर काम करने का अवसर मिला और वर्ष 2012 में नियमित पदोन्नति हुई अधिशासी अभियंता के पद पर। तो वर्ष 2018 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हुई और वर्ष 2021 से मैं इस विभाग से मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी इस विभाग से आप सबसे स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में जुड़ा हूँ। आज का विषय है शिष्टाचार एवं व्यवहार कौशल। इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है हमारे व्यक्तिगत जीवन में और शासकीय कार्यों के संपादन में, इसका क्या महत्व है, क्यों इसकी आवश्यकता है और हमारी कार्यकुशलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस सब बिंदुओं पे हम आज इस सत्र में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम अपने विभाग के बारे में कुछ चर्चा करें तो बेहतर होगा। आप सब जानते हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं, सरकार क्यों इन कार्यक्रमों पे इतनी धनराशि व्यय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारी कार्यकुशलता को बढ़ाना, ताकि शासन की नीतियों को अच्छी तरह से और समय से क्रियान्वित किया जा सके, उनका लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से जहां एक तरफ हमें अपने सामान्य ज्ञान में हमारे सामान्य ज्ञान बढ़ता है, वहीं हमारी तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि होती है और फील्ड में जो हमें समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम यहाँ पर अपने सीनियर से, उनके अनुभवों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए शिष्टाचार व्यवहार कौशल क्यों आवश्यक है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम अपने विभाग के बारे में कुछ चर्चा कर लें। आप सभी जानते हैं कि विभाग का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। तब एक विभाग हुआ करता था, सामुदायिक विकास विभाग। उसके अंतर्गत ग्राम विकास विभाग और पंचायत राज विभाग आते थे। इसी के अंतर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का गठन हुआ 4 अप्रैल 1972 को। वर्ष 1979 में सामुदायिक विकास विभाग से ये दोनों विभाग अलग हो गए। ग्राम विकास विभाग और पंचायत राज विभाग, ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आ गए। वर्ष 1993 में लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से एक अलग विभाग बना, तो ग्राम विकास विभाग से अलग हो गया। और वर्ष 1997 में ये दोनों विभाग भी अलग हो गए और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से एक अलग विभाग गठित हुआ। वर्ष 2011 में इस विभाग का नाम बदल के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कर दिया गया और आज हमारा विभाग इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी भी लोग अधिकतर इसको RES रूरल यूनियन सर्विस के नाम से ही पुकारते हैं। इस विभाग के गठन का मुख्य उद्देश्य था
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का निर्माण, शासकीय विभागों के भवन का निर्माण और सामुदायिक विकास विभाग जो सब था उसके अंतर्गत जितने भी निर्माण कार्य आते थे उन सबको संपादित करने की जिम्मेदारी भी आरईएस की थी। इसके अलावा विकासखंड और जनपद स्तर पर तकनीकी परामर्श देना और निर्माण कार्यों में सहयोग करना भी इस विभाग की जिम्मेदारियों में शामिल था। आप ये भी जानते हैं कि विभाग का अपना कोई बजट नहीं है। दूसरे सरकारी विभागों से जो धनराशि हमें मिलती है डिपॉजिट के रूप में, उन्हीं से निर्माण कार्य संपादित कराए जाते हैं और ये कार्यदायी संस्था के रूप में विभाग काम करता है। सामान्यतः हम जिन विभागों के काम करते हैं, जिन योजनाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं, उनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मुख्यतः है। उसके अलावा विधायक निधि, संसद निधि, पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास निधि, पिछड़ा वर्ग अनुदान, त्वरित आर्थिक विकास योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना। इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके पास अपना तकनीकी सेटअप नहीं है, उनके निर्माण कार्य भी इस विभाग द्वारा संपादित कराए जाते हैं। जैसे पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, चिकित्सा विभाग, खेलकूद, बाल विकास पुष्टाहार। पिछले दिनों में हमने कुछ महत्वपूर्ण काम दूसरी योजनाओं में किए थे जो वर्तमान में नहीं है। एक योजना थी अम्बेडकर ग्राउंड में सीसी रोड नाली निर्माण का काम, और बाद में वही योजना का नाम बदल के लोहिया ग्राउंड समग्र विकास योजना कर दिया गया। हमारी कार्य क्षमता ये वर्ष 2015 में जियो हुआ था, जिसमें सहायक अभियंता की कार्य क्षमता 7 करोड़, सामान्य प्रखंड के लिए और पीआईयू के लिए 8.5 करोड़, इसी तरह से अभियंता की कार्य क्षमता 2.5 करोड़ और पीआईयू के लिए 3.5 करोड़ निर्धारित की गई थी। इस समय सभी जनपदों में हमारे प्रखंड हैं और सभी जनपद में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पीआईयूज भी हैं। तो इस प्रकार कुल हमारे 150 यूनिट हैं। अगर हम उनका कार्यभार औसतन 40 करोड़ माने, जबकि पीडब्ल्यूडी में एक डिवीज़न का कार्यभार इससे कहीं अधिक है, तो 40 करोड़ औसत कार्यभार माने तो हमारी कार्य क्षमता लगभग 6000 करोड़ होती है। जब विभाग का गठन हुआ था वर्ष 1972 में, तब हमारे पास मात्र 5 करोड़ के काम थे। धीरे धीरे नए पद सृजित हुए, नए प्रखंडों का गठन हुआ और विभाग का वर्कलोड भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। पिछले कुछ वर्षों पे अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि वर्ष 2008 को छोड़ के अधिकतर वर्षों में हमारा कार्यभार 2500 करोड़ से कम रहा है, 2000 करोड़ या उसके आसपास, और कुछ वर्षों में ये कार्यभार काफ़ी कम हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? आप में से अगर कोई संक्षिप्त में बताना चाहे। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्यतः जो कारण हो सकते हैं वो हमारी गुणवत्ता और हमारी कार्यकुशलता को लेकर। हमारी गुणवत्ता शायद उतनी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की गुणवत्ता पीडब्ल्यूडी या दूसरे विभागों की है, या फिर हमारी कार्यकुशलता में कुछ कमी है। इन्हीं सबको समझने के लिए और इन्हीं में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमें उम्मीद है कि गुणवत्ता को लेकर
कुछ विषय आज इस सत्र में ज़रूर रखे गए होंगे। कार्यकुशलता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कार्यकुशलता और शिष्टाचार का क्या संबंध है, व्यवहार कुशल होने का क्या मतलब है और इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पे क्या पड़ता है, हमारी कार्यकुशलता पर, हमारी एफिशिएंसी पर क्या पड़ता है। ये सब हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार एक ऐसा शब्द है जिसको हम बचपन से सुनते आए। हम जब घर में बड़े होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों का जो व्यवहार है उसको देखते हैं, तो वही हम सीखते हैं। हमारे बड़े हमें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ हमको शिष्टाचार के संबंध में बताया जाता है। तो जो हम स्कूल में और घर में सीखते हैं वही आगे चल के हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और शासकीय जीवन में हम व्यवहार करते हैं। हम रोज़ाना अपने घर में, ऑफिस में या मार्केट में बोलचाल, लेन देन या क्रय विक्रय जो करते हैं यही हमारा व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि ये व्यवहार गलत तरीक़े से किया जाए तो इसको अशिष्टता कहा जाएगा, और यही व्यवहार अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो इसको शिष्टाचार कहेंगे। इस प्रकार से सभ्यतापूर्ण व्यवहार या आचरण करने वाले मनुष्य को ही शिष्ट, सभ्य या सज्जन कह के संबोधित किया जाता है। ऐसा आचरण जो साधारणतः एक प्राणी से अपेक्षित हो, हम उसे शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टाचार हमें सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे लोगों के दिल को जीतने में बहुत मदद करता है। एक अच्छा और शिष्ट व्यवहार एक महान व्यक्तित्व बनाने की क्षमता रखता है। हमारा अच्छा व्यवहार ही हमें आदर व सम्मान दिलाता है। ये एक नैतिक मापदंड है जिस पर सभ्यता एवं संस्कृति का भव निर्माण होता है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहयोग की भावना ही शिष्टाचार के मूल आधार है। एक शिष्ट व्यक्ति या शिष्टाचार के लिए एक व्यक्ति में कौन से गुण होना आवश्यक है? इसमें सबसे पहले आता है सज्जनता, जेंटलनेस, या इसको उर्दू में कहें शराफत। फिर विनम्रता, पोलाइटनेस या शाइस्तगी। तीसरा सम्मान, ऑनर या आदब। सज्जनता क्या है? जो लोग समाज में दूसरों को दुख नहीं देते, हम उन्हें सज्जन मानते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते नहीं, हंस कर टाल देते हैं। एक सज्जन व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं। ऐसे ही विचार और वाणी से जो लोग दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते, उन्हीं को सज्जन कहते हैं। अच्छी आदतें आपको सज्जन बनाती हैं, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। कभी कभी हमें सज्जनता का दंड भी भूलना पड़ता है। हमारे बीच में हो सकता है कुछ ऐसे साथी हों जिन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में कहीं ना कहीं ये दंड होगा। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सज्जनता का दंड, शायद आपने पढ़ी हो। ये कहानी आज के इस विषय को लेकर काफ़ी अहमियत रखती है। एक इंजीनियर साहब थे, उनका नाम शायद कोई सिंह साहब इंजीनियर थे उस कहानी में, जो एक बड़े जनपद में जिनकी पोस्टिंग थी। उनकी दो खूबियाँ थीं और यही दोनों खूबियाँ उनकी सबसे बड़ी बुराई भी साबित हुई। एक जो खूबी उनकी थी
तो बहुत ही दयालु थे, नेक दिल थे, सज्जन थे। और यही बुराई थी उनकी कि उनकी इस गुणवत्ता, उनकी इस खूबी की वजह से उनके जो सबॉर्डिनेट थे वो सब कामचोर हो गए थे। उन पर उनका कंट्रोल लगभग समाप्त हो गया था, आलसी हो गया था, क्योंकि वो किसी को डांटते नहीं थे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। और दूसरी उनकी क्वालिटी थी, खूबी थी कि वो बहुत ईमानदार थे। और ये भी उनकी एक सबसे बड़ी खराबी ही थी, क्योंकि इस गुण की वजह से उनके जो सबॉर्डिनेट थे, उनके दल्ली, चपरासी, ड्राइवर और उनके सहायक, वो सब इस गुण से बड़े परेशान थे, क्योंकि इसकी वजह से जब इंजीनियर साहब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कि वो दूसरों के सामने इस संबंध में कुछ उम्मीद रखें। ठेकेदार भी खुश नहीं थे, क्योंकि जो ठेकेदार अनुचित लाभ उठा सकते थे तो इनके रहते हुए उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे, फिर गति धीमी पड़ गई। जो काम शुरू नहीं हुए थे वो शुरू नहीं हुए, जो काम शुरू हुए भी थे वो अधूरे पड़े हुए थे। इसी बीच में चीफ इंजीनियर का दौरा था। इन्होंने ठेकेदारों को बुलाया और उनको बहुत समझाया, लेकिन किसी पे इसका कोई असर नहीं हुआ और काम की स्थिति वैसी ही पड़ी। इसी बीच में इनकी लड़की की शादी का एक रिश्ता आया, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वकील था, उनके लड़के से इनका रिश्ता आया। और ये बड़े खुश थे कि चलो इनके मित्र हैं और आसानी से रिश्ता हो जाएगा, शायद वहाँ पे दहेज की कोई बात नहीं होगी। उनके दोस्त वकील साहब उनके सामने तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद लिख के अपनी बात कह दी और 5,000 रुपये दहेज की मांग की। उसमें लिखा कि बाद ही आगे कोई रिश्ते की बात बढ़ाई जा सकती है। उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुए। लड़की का रिश्ता जो है, एक अच्छा रिश्ता आया था, वो दहेज की वजह से मुश्किल में है। 64 ठेकेदारों के बिल पड़े हुए थे इनके पास। इन्होंने एक बार सोचा कि अगर हम बिलों को कर दें तो शायद इस समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। तो 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन्होंने ठेकेदारों के बिल देखे और अंदाज़ा लगाने लगे कि अगर इनको कर दिया जाए तो इससे कितना लाभ होगा। तो इसी धुन में थे, सोच में, लेकिन अंदर से उनका ज़मीर जागा और उन्होंने इन बिलों को करने से मना कर दिया और बिल वापस रख दिए। चीफ इंजीनियर साहब का दौरा था, उनके साथ में जो दली और चपरासी और ड्राइवर थे, इनकी अवगत जनरली जिले के इंजीनियर करते हैं, लेकिन ये इंजीनियर साहब के ईमानदार थे, नहीं इनके पास इतनी साधन थे, ना ही किसी से कह सकते थे। तो ये लोग भी इनसे बहुत खुश नहीं थे और मौका पाते ही इन लोगों ने दिए थे चीफ इंजीनियर साहब को इनकी शिकायत लगा दी। इनके रहते हुए जिले के काम पूरे बहुत मुश्किल लगता है। उधर ठेकेदार भी आपस में तय करके एक अच्छा सा गिफ्ट लेके चीफ साहब के पास पहुँचे और उन्होंने इनकी बारे में बताया कि इनको बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और इस वजह से कार्य जो है सब अधूरे पड़े। चीफ साहब ने शासन को एक नोट लिखा, तो उसमें लिखा कि ये इंजीनियर साहब बहुत ईमानदार मेहनती हैं, लेकिन इतने बड़े जनपद का कार्यभार संभालना इनके बस की बात नहीं है, इसलिए इनको किसी छोटे जनपद में, दूसरे जनपद में तैनात कर दिया जाए। और कुछ दिन के बाद उनका ये
स्थानांतरण आदेश आ गया। बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। इतनी मेहनत ईमानदारी के बाद उनको ये उसका फल मिला है, ये दंड मिला है। अपनी परेशानी किससे शेयर करें, क्योंकि सभी तो उनसे नाराज़ थे। इनके स्टाफ के ठेकेदार तो बहुत खुश थे कि चलो छुट्टी मिली इंजीनियर साहब से। इनकी बीवी भी अक्सर इनको ताने देती थी इनकी ईमानदारी को लेकर, तो उससे भी अपनी ये परेशानी शेयर करने में ये हिचकिचा रहे थे। लेकिन आखिर और कोई था नहीं, तो अपनी बीवी से ही उन्होंने जिक्र किया कि इतनी ईमानदारी के बाद भी ये इसका फल मिला, ये दंड मिला है कि हमको छोटे जनपद में स्थानांतरित किया गया। उनकी बीवी ने उनको सांत्वना दी और समझाया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सज्जनता का दंड मिला है, आपको किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया। तो ये सज्जनता का दंड अक्सर हम में से बहुत से लोगों को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सज्जनता को छोड़ दें। हमें अपनी सज्जनता को बनाए रखना चाहिए। ये दंड थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में फिर हालात से ठीक हो जाते हैं और आदमी की जो इमेज बनती है और जो ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है उसकी हमेशा उसका सम्मान किया जाता है। दूसरा गुण है विनम्रता, यानी पोलाइटनेस। आप अगर किसी से विनम्र होकर बात करें तो बहुत से काम आपके आसानी से हो जाते हैं। आप अपने दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं। जो काम कठोर वाणी से नहीं हो सकते वो विनम्रता से बहुत आसानी से हो जाते हैं। विनम्रता जहाँ विद्या का प्रतिफल है, वहीं ये सुख का आधार भी है। जो जीवन में सुखी रहना चाहता है उसको विनम्र होना ही पड़ता है। तीसरा गुण सम्मान। सभी जानते हैं कि सम्मान क्या है। हम अपने सम्मान की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, लेकिन दूसरों के सम्मान के बारे में नहीं सोचते। जिस तरह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसी तरह से दूसरों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो कभी कभी हमारी मजबूरी भी होती है, तो हमें अपने छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। अपने से जो कम दर्जे के लोग हैं, जो हमारे सहायक हैं, हमारे चपरासी हैं, हमारे ड्राइवर हैं, उनसे भी हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इससे उनका भी सम्मान करना चाहिए। और इसी से हम उनका दिल जीत सकते हैं, बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। यही सब मिलके वो क्वालिटीज़, एक अच्छा व्यवहार, जो हमारा व्यवहार है में अगर ये सारी क्वालिटीज़ हों तो वही व्यवहार एक अच्छा व्यवहार कहलाता है। शिष्टाचार यानी सबका सम्मान, ये गुण सभी गुणों से ऊपर है। हमको इसके अर्थ मालूम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अर्थ मालूम होने से ही काम नहीं चलता। हमें इसको अपने जीवन में अपनाना भी पड़ेगा। हमें एक शिष्ट आचरण वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। शिष्टता या सभ्यता, यही वो आचरण है जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि दूसरों का सम्मान करना ही शिष्टाचार है, लेकिन ये काफी नहीं है। शिष्टाचार का अर्थ सम्मान से कहीं अधिक होता है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने व्यक्तिगत लाभ के दूसरों का सम्मान करना ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार हमारे जीवन को महान बनाता है, बल्कि एक व्यक्तित्व को महान बनाता है। ये हमें दुख से सुख की ओर ले जाता है, हम घृणा से प्रेम की ओर जाते हैं।
व्यवहार कौशल क्या है, इसका क्या अर्थ है और क्यों महत्वपूर्ण है हमारे? व्यवहार हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है। व्यक्ति के स्वभाव को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। अपने बारे में सोच, या दूसरे के बारे में सोच, या फिर दोनों पक्षों के बारे में सोच। सोचना भी अच्छा बुरा हो सकता है। हम अपने बारे में तो अच्छा सोचें, लेकिन दूसरे के लिए बुरा सोचें, ये व्यवहार कौशल नहीं है। कुशल व्यवहार वो है जो अपने लिए अगर अच्छा सोचे तो दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचे। अगर आप अपने लिए भलाई सोचते हैं तो दूसरे की बुराई नहीं सोचना चाहिए। व्यवहार कुशल होने के लिए आपको अपने होठों पर मुस्कान लानी पड़ती है, अपनी वाणी में मिठास लाना पड़ता है, और अपनी आंखों में दूसरों के लिए प्यार। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई दूसरा भाव है भी, कोई बुरा भाव है भी, तो उसको आपके चेहरे पे नहीं झलकना चाहिए। लोगों से मुस्कुराकर मिलना, लोगों से जब मिले उनका हाल चाल पूछना, और ऐसी बातों को अवॉइड करना जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, या उनके ऐसे बातों की जिक्र करना जो वो नहीं चाहते, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी मजाक में बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं होती, तो कभी भी मजाक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे या कोई अपने आप को बुरा समझे। साथ ही कभी भी किसी के पीछे उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर किसी के बारे में कोई कमी है तो आप अपने शिष्टाचार, अपने व्यवहार से उसको बता सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। साथ ही किसी के सामने उसकी तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है। इसको शिष्टाचार नहीं कहा जाता, इसको खुशामद कहते हैं। तो हमेशा किसी की तारीफ उसके पीछे की जाती है, और अगर किसी के बारे में कोई कमी है तो इतनी हिम्मत होना चाहिए कि आप उसको उसके सामने उसकी बुराई को इंगित कर सकें, ताकि वो उसमें सुधार ला सकें। जनरली हम देखते हैं कि अगर हमारे सीनियर हमसे कोई राय मांगते हैं तो हम उसमें हाँ में हाँ ही मिलाते हैं, कभी अपनी सही राय देने की कोशिश नहीं करते। और यही वजह है कि कभी भी सही फीडबैक सीनियर्स को अपने जूनियर से नहीं मिल पाता। शिष्टाचार का मतलब ये नहीं कि आप अपने सीनियर की हाँ में हाँ मिलाएं। बहुत सी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, मतभेद होंगे, आप अपनी बात कहिए, हो सकता है आपकी बात उनकी समझ में आ जाए और कोई अच्छा नतीजा निकले। कभी कभी डिस्कशन से बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। मुझे खुशी है सर के जीवन में जिन अधिकारियों के साथ काम किया, उन्होंने हमेशा बहुत से विषयों पर चर्चा की, बहुत से विषयों पर राय मांगी। तो अगर हम भी सिर्फ उनकी हाँ में हाँ ही मिला दें तो हमारी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम सिर्फ एक सामान से व्यक्ति हो जाएंगे जो सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। अगर आप अपनी सही राय किसी को दें तो फिर आपकी अहमियत और बढ़ती है। व्यवहार कुशल होने का मतलब अपना काम ठीक तरह से करना, वक्त पे करना, ताकि दूसरे को कोई उससे तकलीफ ना हो और आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो आसानी से आपके व्यवहार कौशल से, आपके और आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, आपके ठेकेदारों से अच्छे संबंध बने रह सकते हैं। ठेकेदारों से आप वो काम करा सकते हैं जो आप
अगर उनसे सख्ती करें तो शायद मुश्किल हो। आप अपनी वाड़ी में मिठास रखें और फिर देखिए कि उसका क्या नतीजा निकलता है। कार्यकुशलता क्या है? वर्क एफिशिएंसी, यानी किसी काम को उसकी निर्धारित अवधि में सीमित संसाधनों से या उपलब्ध संसाधनों से पूरा करना सही तरीके से, यही हमारी कार्यकुशलता कहलाती है। उम्मीद है कि जो बिंदु हमने डिस्कस किए हैं ये हमारी कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होंगे। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बहुत से और भी चीज़ें हैं, बहुत से और भी बिंदु हैं, जैसे वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, समय प्रबंधन और गुणवत्ता प्रबंधन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा विभाग जो डिपॉजिट पे ही निर्भर है, तो हमें बजट की व्यवस्था के लिए प्रयास करना पड़ता है। स्थानीय जनपदों से हमारा संबंध अच्छा हो, उनसे संपर्क बना के, उनसे समन्वय बना के हम अधिक से अधिक बजट प्राप्त करने का प्रयास करें। जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर जो दूसरे विभाग हैं उनसे हमारा समन्वय अच्छा हो, हमारा उनसे अच्छा व्यवहार हो, तो हमको विभागों का बजट आसानी से मिल सकता है। इसी प्रकार जो धनराशि हमें मिले उसका सही उपयोग हो, जिस काम के लिए धनराशि प्राप्त हुई है उन्हीं मदों में उसका व्यय किया जाए। कोशिश की जाए कि निर्धारित समय में काम पूरे हो, ताकि हमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं करना पड़े, तो समय से काम पूर्ण कराया जा सके। दूसरा नियोजन, यानी हमारी प्लानिंग, ये भी हमारी कार्यकुशलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियोजन में आता है हमारे आवरण जो हमारी कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप ठीक प्रकार से सर्वे करके बनाए जाए। डिज़ाइन ड्राइंग जो अनुमोदित है उसी के आधार पर हम एस्टिमेट बनाएं, और अगर कोई ऐसे मद हैं या ऐसे काम हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो अनुमोदित नहीं है, तो पहले उनका अनुमोदन उच्च अधिकारी से प्राप्त कर लेना चाहिए, तब उनका प्रोविज़न अपने एस्टिमेट में करना चाहिए। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपका एस्टिमेट जो भी कार्यस्थल की आवश्यकता हो उसके अनुरूप बने, न ही उसमें बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्राविधान हो, न ही उनमें धन की जो लिमिटेशन है उसको देखते हुए जो बहुत ज़रूरी प्राविधान है वो छोड़ दिए जाए। इसी तरह से समय प्रबंधन में स्थल का चयन है, टेंडर फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर हम टाइमली साइट सिलेक्शन कर लेंगे तो हमारे काम इसी तरह से समय से पूरे हो सकेंगे। अक्सर होता ही है कि हम सारी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और हमें साइट सिलेक्शन में बहुत समय लगता है। कभी कभी हमको साइट नहीं मिल पाती और हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है, सब हो चुका है और काम शुरू नहीं हुआ। अल्टीमेटली साइट बदलना पड़ती है और उस साइट बदलने में भी बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हमें साइट का सिलेक्शन कर लेना चाहिए, जिसके बाद कभी काम हो उससे मिलकर, और सही साइट का चुनाव करना चाहिए। टेंडर और अनुबंध का गठन ये भी एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से जब टेंडर और अनुबंध का गठन हो जाए तो फिर काम शुरू करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है, मशीनरी है, ये कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। स्थानीय जो समस्याएँ हैं उसका आपस में बातचीत करके उसका समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके बस में नहीं है
तो उच्च अधिकारियों की जानकारी में इन समस्याओं को लाएं ताकि वो इसमें आपकी मदद कर सके। जनपद स्तर के अधिकारियों की जानकारी में लाएं ताकि वो आपकी मदद कर सके। ठेकेदारों का समय से भुगतान करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कार की गुणवत्ता ठीक हो, तभी आप ठेकेदारों का भुगतान समय से कर पाएंगे। तो उसके लिए आप अगर हर स्टेज पे कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्ता भी ठीक होगी। जो भी विवाद हों और जो भी शिकायतें हों उनका निस्तारण समय से किया जाना चाहिए। गुणवत्ता प्रबंधन में वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई हैं कि अगर हम सही तरह से एस्टिमेट बनाएंगे तो हमारा काम भी ठीक तरह से होगा। कार्यस्थल पे जो भी सामग्री आती है पहले उसकी जांच आवश्यक होती है और उसके बाद ही उसको कार में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण है, टेस्ट है, वो सामग्री के पहले ही कर लेना चाहिए। तो अगर सामग्री सही गुणवत्ता की है तब उसको प्रयोग में लाना चाहिए, अन्यथा उसको साइड से हटवाना चाहिए। निर्माण कार्य में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसी प्रक्रिया के अनुरूप का संपादन करना चाहिए। कहीं पे अगर आपको मिक्सर और वाइब्रेटर की आवश्यकता है तो मिक्सर और वाइब्रेटर कार्यस्थल पर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर नहीं है तो हम किसी और तरीके से भी काम कर लें। जो प्रक्रिया निर्धारित है इसी प्रक्रिया से काम होना चाहिए। कार पे उपस्थित आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी निर्माण कार्य हों उन पे जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे आपकी उपस्थिति आवश्यक है, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होना चाहिए। जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होना चाहिए निर्धारित मात्रा में। और अगर टेस्ट कंफर्मेटिव नहीं है तो उनमें सुधार करके फिर से रेक्टिफिकेशन करके फिर से टेस्ट करना चाहिए। उच्च अधिकारी समय समय पर कार्यों का निरीक्षण करते हैं और कार्यस्थल पर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शन भी होते हैं और रिटन इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। जनरली रिटन इंस्ट्रक्शन बाद में होते हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम टाइमली कर सकते हैं। हमें जो इंस्ट्रक्शन बाद में आए उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए और जो वर्बल इंस्ट्रक्शन साइट पर दिए गए उसके अनुसार कार्य में सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। स्थानीय लोगों से भी हमें वार्तालाप करते रहना चाहिए। उनसे भी समय समय पर उनकी राय लेना चाहिए, उनके विचार सुनना चाहिए और ये हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है। अधिकारियों से समय समय पर विचार विमर्श और फीडबैक भी आवश्यक है। यही सब बिंदु हैं जो इन पर हम अगर पालन करें तो हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं।